नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की गई पूजा अर्चना। वहीं देवरी में मुराद पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से चढ़ाया गया मां दुर्गा को डाक। पुलिस के हाथ से चढ़ा देवरी पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधियों के पास से पिस्तौल बाइक बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। महागठबंधन के काम को जनता कर रही है पसंद, कहा पूर्व सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने। और टमाटर की जैविक खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है गिरिडीह नाबार्ड। एफपीओ से जुड़े किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को सभी दुर्गा मंदिर के पट खुल गए और माता रानी ने भक्तों को अपने दर्शन दिए। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि काली रात की तरह है। उनके बाल बिखरे हैं। वह चमकीले आभूषण पहनती है। इनकी 3 उज्ज्वल आंखें हैं। हजारों आग की लपटें निकलती है। उनके दाहिने हाथ में उस तरह तेज तलवार रहता है। उनका निचला हाथ आशीर्वाद के लिए है। इन्हें शुभ कुमारी भी कहा जाता है। इसका मतलब है जो हमेशा अच्छा करती हो। इधर देवरी में भी मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से माता रानी को डाक चढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वे माता रानी को डाक चढ़ाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। शक्ति का यह स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि मां कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधु कैटभ जैसे असुर का वध किया था। कहते हैं कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से कालरात्रि की पूजा करने पर मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी आस्था को बरकरार रखते हुए देवरी के फतेहपुर के दुर्गा मंडप में पूजा अर्चना की गई। वहीं कुछ श्रद्धालुओं द्वारा जिनकी मुरादें पूरी हुई थी उन्होंने माता रानी का डाक बड़े ही धूमधाम से चढ़ाया। हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आपराधिक गिरोह का उद्भेदन देवरी पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतरजिला गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी।
देवरी के चतरो जलखरियोडी स्थित साहू पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अपराधियों को देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों ने झारखंड व बंगाल के कई थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि बीते 22 सितंबर को मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर देवरी स्थित साहू पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर करीब 50,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल का गठन किया था। शुक्रवार को पुराना पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी अमित रेणु ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने धनबाद के निरसा, मैथन, चिरकुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर और अंडाल के कई इलाकों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। प्रेस वार्ता में खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन सिंह, जम्मू अंचल इंस्पेक्टर विनय राम समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दिनांक 22/9/2020 को करीबन 1:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि देवरी थाना अंतर्गत साहू पेट्रोल पंप जो कि जलखरियोडी के पास स्थित है, वहाँ पे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें करीबन 50,000 रुपये और कुछ मोबाइल फ़ोन्स लूट लिए गए थे 3 अपराध कर्मियों के द्वारा। इनके द्वारा जो घटना कारित की गई थी, एक बाइक से ये लोग पेट्रोल पंप पे आए दिन में, और वहाँ आने के बाद जो पेट्रोल पंप के पास का बना हुआ केबिन होता है उसके अंदर प्रवेश कर इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी की गठन की गई थी, जिनके द्वारा लगातार ट्रेस किया जा रहा था कि इनमें किसकी संलिप्तता है और किस तरीके से ये कांड को कारित किया गया है। इस क्रम में पाया गया कि इसमें 3 संलिप्त अपराध कर्मी जो हैं उनको चिन्हित किया गया टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे, और ट्रेस करते हुए यह पता चला कि ये वापस से कुछ घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। कल के दिन में 22/10/2020 को 3 में से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम सुशील पासवान 23 वर्ष के उम्र के हैं, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक सुनील कुमार दास जो झाझा जिला के रहने वाले हैं, जमुई के। इनके पास से बरामद सामान जो है वो निम्नवत है। देसी पिस्टल बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर 220 पल्सर, उसको बरामद किया गया है। जो लूटा हुआ मोबाइल है इनके द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था, वो लूटा हुआ मोबाइल में से एक मोबाइल बरामद किया गया है और इनको विधिवत जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। पूर्व सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु चुनाव प्रचार के क्रम में दुमका से रांची जाने के दौरान गिरिडीह में रुके। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु, महागठबंधन उम्मीदवार वसंत सोरेन चुनाव प्रचार कर दुमका से रांची जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बालमुचु ने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन के काम को जनता काफी पसंद कर रही है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वसंत सोरेन और बैरमो से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमार जयमंगल विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलराम यादव, नवीन आनंद चौरसिया, अशोक विश्वकर्मा, आनंद वर्मा, पूनम, विनोद राम, देवानंद पंडित, नरेश पाठक सहित कई लोग उपस्थित थे। दुमका का उपचुनाव है और उपचुनाव में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी वसंत सोरेन जी ने उसके चुनाव प्रचार के लिए हम लोग लगातार 3 दिन वहाँ कैंप किए थे और जो वहाँ का माहौल है, हम ये कह सकते हैं हमको घूमने के बाद 3 दिन घूमने के बाद हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। सबसे प्लस पॉइंट हमारे बीच में कि जो उम्मीदवार है वो एकदम नया है और जो उसके विपक्ष में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो पहले मंत्री भी रही है, विधायक रही, मंत्री रही, और मंत्री रहने के बाद जिस तरह से उसका क्रियाकलाप रहे हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाई
व्हाइट हाउस बन गया, घर में क्या क्या हो गया, किसका पंप था वो ले गए, अलग अलग आरोप लग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं कि ये 5 साल रही मंत्री रही तो क्षेत्र का तो विकास नहीं हुआ मगर अपना विकास हो। 2 विधानसभा का चुनाव है हमारे यहाँ पर, बेरमो का उपचुनाव है और दुमका का उपचुनाव है, मगर उम्मीदवार एक जगह दुमका से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, वो सिटिंग थे। हेमंत सोरेन के हटने के बाद उपचुनाव हो रहा है और दूसरा राजेंद्र सिंह जी थे, उनके मृत्यु के बाद ये चुनाव हो रहा है। और एक जगह कांग्रेस है, एक जगह जेएमएम है और दोनों जगह गठबंधन की स्थिति अच्छी है। एफपीओ से जुड़े किसान गिरिडीह जिले में टमाटर की जैविक खेती करेंगे और साल भर में लाखों कमाएंगे। यह बातें नाबार्ड गिरिडीह के डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने कही। एफपीओ से जुड़े किसान गिरिडीह जिले में टमाटर की जैविक खेती करेंगे और साल भर में करोड़ों कमाएंगे। यह बातें नाबार्ड गिरिडीह के डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने शुक्रवार को आइडिया संस्था द्वारा कृष्णानगर गिरिडीह में आयोजित टमाटर की जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि हर एफपीओ से किसानों को चिन्हित कर मॉडल के रूप में इसकी शुरुआत अभी की जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कोपल कंपनी के मुख्य ट्रेनर प्रदीप पांडे ने कहा कि आज 90% लोग रासायनिक खाद के उत्पादों को खाकर कैंसर, गैस्ट्रिक और अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हरी सब्जियां, फल, चावल, गेहूं, आलू हर उत्पाद में डीएपी और यूरिया के साथ दवा के रूप में जहर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे और धान के साथ सब्जी और मसाले की खेती करे। कार्यक्रम में एफपीओ के डायरेक्टर सुरेश वर्मा, जमुआ एफपीओ के डायरेक्टर दीपक वर्मा, केंदुआ एफपीओ के डायरेक्टर रंजीत मंडल, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ, रवि कुमार, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के शिव अधिकारी, कुल 30 किसान मौजूद थे। ये कार्यक्रम डीडीएम नाबार्ड द्वारा आयोजित है। इसमें और भी उनके सहयोगी हैं। उन लोगों ने ये विशेष तौर पे आज सप्तमी के दिन में ये बैठक इसलिए रखा कि खेती में टाइमिंग का बहुत वैल्यू होता है। ताक माने टाइमिंग, 100 एक ताक, तो वो टाइमिंग पकड़ने के लिए हम लोगों ने इस सारी अवसर पर हम लोगों ने मीटिंग किया है। इस मीटिंग में 2 बातें हुई है। एक तो कि जितने भी फार्मर्स हम लोगों से जुड़े हैं ये लोग जैविक विधि से अब खेती करेंगे, एक और जैविक विधि से जो उत्पादन करेंगे वो उत्पाद को बेचने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। कोपल एक संगठन है, किंग्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके तमाम जैविक उत्पादों को खरीद लेगा उचित मूल्य पर और इससे एक निरंतरता कायम हो सके। रेगुलर बेसिस पे हमारे किसानों के पॉकेट में हजारों लाखों रुपया है। इसकी व्यवस्था के तहत आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जैविक उत्पादन पर चर्चा हुई है और उत्पाद कौन कौन सा किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले, कैसे लाखपति हो हमारा किसान, यही हमारी कोशिश है। जो स्पॉन्सर्ड एफपीओज हैं उनकी एक मीटिंग बुला करके जो फार्मर्स ऑर्गेनिक विधि से अपने खेती को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, उस पर हमने धनबाद की एक कंपनी है कोपल, उनसे आग्रह किया था। उन्हीं के द्वारा यह ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। इनसे यहाँ पे हमने यही जानकारी दी है कि जो भी किसान जैविक विधि से उत्पादन करना चाहते हैं वो इस कंपनी से जुड़ सकते हैं और एक ओपन एग्रीमेंट के तहत हम आगे इस पर प्रक्रिया कर सकते हैं। जो भी किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उनकी एक सूची तैयार होगी और उनके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होंगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर, मोहनपुर, डांडेडी, बरवाडी में दुर्गा पूजा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने पर जोर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर, मोहनपुर, डांडेडी, बरवाडी में दुर्गा पूजा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने पर जोर दिया गया। इस दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अरे
लोग थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक किए और उसमें पूजा कैसे करना है और सरकारी जो निर्देश मिले हैं उसका अनुपालन कैसे करना है, इसका विस्तृत रूप से चर्चा की और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और श्रद्धापूर्वक पूजा करने के लिए, भयमुक्त होकर के पूजा करने के लिए और सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए पूजा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए। आज मुफ्ती थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल पूरे क्षेत्र में मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च किए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने गुरुवार को गिरिडीह में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी बहुल और गैर भाजपा शासित राज्य के साथ पक्षपात किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने गुरुवार को गिरिडीह में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल और गैर भाजपा शासित राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाने और चरणबद्ध आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर उन्होंने बैरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता चुनाव में भाजपा नेताओं को करारा जवाब देगी। सरकार हम लोगों को राशि उपलब्ध कराएगी ताकि हम कोविड-19 का सामना अपने स्टेट राज्य में कर सकें। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार का जो रवैया रहा, आप लोगों को भी ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि झारखंड सरकार का करीब 74,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है। लेकिन डीवीसी के सवाल पर जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से रिजर्व बैंक के माध्यम से हमारा 1400 करोड़ रुपया जिस तरह से काटा गया है, हमको लगता है कि ये काम गैर भाजपा शासित राज्य के साथ हो रहा है। विशेष करके आदिवासी बहुल जो हमारा राज्य है उसके साथ हो रहा है, न कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उस राज्य के साथ हो ही नहीं रहा। डीवीसी को लेकर के पहले भी हम लोगों ने, आपको हम कुछ डाटा देते हैं, 5417 करोड़ रुपए की बात झारखंड सरकार पर बकाया राशि की बात की जा रही है। वो हेमंत सरकार के, जो हमारी सरकार बनी है, हेमंत सरकार के शासन काल का नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जो रघुवर दास की सरकार रही, हुकूमत रही, उसमें इस पैसे का कोई भी भुगतान नहीं किया गया और केंद्र के माध्यम से भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। अभी अगर आकलन करेंगे, हमारे सरकार की आकलन करेंगे आप, जब से हमारी सरकार बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ 100 और 125 करोड़ रुपया ही हमको लगता है कि हमारे यहाँ बकाया हो सकता है। लेकिन बीच में आप देखें, जब बिजली काटने की बात हुई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने उस पैसे का भुगतान भी कर दिया। तो इस तरह से साफ होता है कि 2017 में एक ऐसे ही द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, समझौता हुआ था, जिसमें बकाया राशि को केंद्र सरकार के द्वारा काटने की बात की गई थी। लेकिन पूरे आपको 5 वर्षों में एक भी पैसा केंद्र सरकार ने नहीं काटा, बल्कि जब हमारी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी की जब हुकूमत बनी, तब से ये आर्थिक स्थिति के तौर पर इनका उद्देश्य है कि आर्थिक तौर पर हम कमज़ोर हो जाए, हम आदिवासियों का, मूलवासियों का विकास नहीं कर सके, जिसके वजह से ये सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।